जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। जो क्लास 7 की एनसीईआरटी आज 10वां चैप्टर है। ठीक है, 10वां चैप्टर में लास्ट चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक के गठन के बारे में। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन कैसे हुए, कब कब इनका विकास हुआ, इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे एकदम सरल भाषा में। ठीक है, आइए हम समझते हैं। पहले हम समझेंगे इसमें मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। यानी इनका कहने का मतलब ये है, मुगल काल में कब संकट की स्थिति आई, कब मुगल पतन की ओर बढ़ने लगा, इनके बारे में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे हम समझते हैं 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने काफ़ी युद्ध लड़े थे। 17वीं शताब्दी में काफ़ी युद्ध लड़े थे, जिन दक्कन के क्षेत्रों में यह 1679 ईस्वी में यह शासन मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े थे, जिससे आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। हम समझते हैं पहले हम समझते हैं औरंगजेब ने 17वीं दक्कन दक्कन के क्षेत्रों में ये जो थे, ये काफ़ी युद्ध लड़े थे, जिसमें से 1779 ईस्वी तक ये काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े थे। इसमें क्या था कि ये इनकी इनकी आर्थिक स्थितियाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। जो वहाँ अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, वित्तीय व्यवस्थाएं। और कह सकते हैं औरंगजेब के जी उत्तराधिकारी जो थे ये भी अच्छे कार्य नहीं किए थे। इसीलिए इनकी इनकी व्यवस्थाएं, इनके मुगल जो काल था, ये काफ़ी पतन की ओर बढ़ता चला गया। ठीक है, पहले हम समझते हैं इनके जब ये पतन की ओर जब बढ़ने लगे, जब पतन की ओर बढ़ने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें से राजाएं, वो कहते हैं जमींदार हो गए। उसके बाद जमींदार हो गए, कह सकते हैं कि मनसबदार हो गए। अलग अलग लोग जब रहते थे, जो किसान कृषक बड़े बड़े होते थे, ये अपने आप को आज़ाद करने लगे। जो जो बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। स्वतंत्र घोषित करने इसीलिए कह सकते हैं कि इनका सत्ता जो है काफ़ी कमज़ोर होने लगा। धीरे धीरे अपने जो सरदार थे अपने सर उठाने लगे, मतलब अपने क्षेत्र को काफ़ी कब्जा कर लिए थे। मुगल काल में यही हम मानते हैं कि जब दक्कन के क्षेत्रों में ये औरंगजेब लड़ाई शुरू कर दिए थे, जैसे मराठाओं के बीच काफ़ी इनका संघर्ष हुआ, सिखों के बीच हुआ इनका संघर्ष, तो मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से टूट गए थे। इतना आर्थिक व्यवस्थाएं, पैसे नहीं हुआ करते थे कि ये लड़ सके। इसीलिए इनका शासन व्यवस्थाएं काफ़ी कमज़ोर होने लगी। यहाँ योग्य योग्य जो थे, इनके बाद योग्य शासक भी ना रहे, इसीलिए हुआ था ऐसा। ठीक है, तो हम समझते हैं, क्या समझे हम ये समझे कि 17वीं शताब्दी में मुगल काल में जब ये युद्ध लड़ने लगे, तो ये काफ़ी वित्तीय व्यवस्थाएं काफ़ी डगाडोल हो गई इनकी। पैसा कौड़ी जब था नहीं भाई, जायज़ बात है। आप लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे या झगड़ा करेंगे तो जायज़ है, पैसा आपके पास रहेगा नहीं। ठीक, पैसा रहेगा नहीं भाई, पैसा जाएगा ना, खाने के लिए जाएगा। युद्ध में जो फौजी रखेंगे, आप सैनिक रखेंगे, उनके सामान रखेंगे, सब कुछ रखना पड़ता है, खाने के लिए भी ये सब सिस्टम से कुछ पैसा खर्चा होता है भाई। तो इसीलिए औरंगजेब ने काफ़ी इनका जो वित्तीय व्यवस्थाएं, जो पैसा कौड़ी था, काफ़ी खर्च हुआ। तो इसी बीच में कौन आया? इसी बीच में एक शासक आए जो जो थे ईरान के शासक नादिर शाह थे। ठीक है, ईरान के शासक, ये हमको समझ में आया। ठीक है, अब हम समझते हैं नादिर शाह के बारे में। ठीक, कि नादिर शाह जो था, ये नादिर शाह जो था, यह लगभग 1739 ईस्वी में यह दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण करके काफ़ी लूटमार मचाई थी। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर
दिल्ली पर आक्रमण करके यह दिल्ली को पूरी तरह से लूट ले गया। कहते हैं कि इतना लूटा था वो कि यहाँ एक एक चीज भी नहीं छोड़ा था। लगभग कह सकते हैं 60 लाख रुपया उस समय लूटा था। 60 लाख रुपया लूटा था, कई हजार सोने के सिक्के लूटे थे, ठीक है। मतलब कहते हैं कि 60,000 60,000 रुपया लूटा था। उसके बाद यह कई हजार सोने के सिक्के लूटे थे। 1 करोड़ के सोने के जवाहरात, मतलब कह सकते हैं 1 करोड़ के बर्तन सोने के जवाहरातों को काफी लूटा था। उसमें जवाहरात मतलब ये हो जाता है सोने के बर्तन हो गए, पैसे हो गए, और उसके बाद सिक्के हो गए, और मयूर सिंहासन को भी यह लूट कर ले गया था अपने यहाँ, ठीक है, ईरान ले गया था। ये काफी कह सकते हैं काफी मतलब बड़ा आक्रमण हुआ करता था इनका। ये भाई लूटने के लिए आते थे भारत को। इसी कारण समझते हैं कि इसी के कारण भारत में जब इतना लूटपाट किए, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ की मुगल सत्ता काफी कमजोर हो गई। यहाँ की जनता त्राहमान त्राहमान करने लगी, एक भी रुपया नहीं होता था वो खाने के लिए। भाई इतना आज की युग में हम समझते हैं ना, आज की युग में समझते हैं कि पैसा की कीमत थोड़ा कम हो जाता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा 2 लाख 4 लाख 5 लाख है, तो आदमी समझता है कि यार कुछ नहीं है। मगर उस जमाने में ये पैसा काफी महंगा हुआ करता था, काफी मतलब कीमत हुआ करता था। ये 60 लाख रुपया माने रखता था। 1 2 करोड़ 3 करोड़ इतना पैसा सोना चांदी लूट कर लेके जाना मामूली बात होती है। पूरा खजाना खाली कर दिया था वो नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह जो दिल्ली पर आक्रमण किया था। उसके बाद मुगल सत्ताएं काफ़ी कमज़ोर हो गई। जब कमज़ोर हो गई तो भाई जब कमज़ोर हो गई धीरे धीरे ये जो लोकल लोग थे, लोकल लोग जमींदार, ये सब काफ़ी अपना मतलब अपना विस्तार करने लगे, अपने राज्य को विस्तार करने लगे, ठीक है। तो उसी उसी के बीच में अहमद शाह अब्दाली आए, ठीक है। अब हम समझें अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक। अहमद शाह अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो था ये काफ़ी, इसके बाद जो नादिर शाह के बाद जो अहमद शाह अब्दाली जब आया तो अहमद शाह अब्दाली काफ़ी लूटा पाटा, जान लीजिए इतना लूटा कि लगभग ये 5 बार आक्रमण आता, 5 बार लगभग ये आता रहा, ठीक है। 5 बार आता रहा। 1748 से 1748 से 1761 ईस्वी तक 5 बार लूटा, 5 बार लूटा था, ठीक है। 1748 से लेकर 1761 तक, पानीपत का तृतीय युद्ध तक यह 5 बार आक्रमण किया था भारत पर। यह बुरी तरह से लूटा था, ठीक है। भारत को इतना लूटा था, बहुत लूटा था पैसा कौड़ी। 5 बार मामूली बात होती है भाई। यहाँ की हर एक चीज को मतलब प्रकाश जिस क्षेत्र में वो जाता था वो काफी लूट मार करता था। वो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को बीच में ये युद्ध लड़े थे। पानीपत का तृतीय युद्ध जो 61 में हुआ था। युद्ध 1761 ईस्वी में, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा था 1761 ईस्वी में यह लड़ा था, ठीक है। 1761
तो ये मराठाओं को हरा दिया था, मराठाओं को हरा कर ये अपनी कह सकते हैं हरा के यहाँ लूट पाट के फिर ये चला गया था, ठीक है। उसके बाद जब ये सब होने लगा, तो इसी बीच में कई मुगल काल में मुगल शासन व्यवस्थाएं में काफ़ी गुड राजनीतिक व्यवस्थाएं, मतलब राजनीतिक कई लोग अलग अलग होने लगे राजनीतिक तौर पर, जिससे उसमें से कौन कौन आए थे, ईरानी और तुरानी उसमें उत्पन्न हुए थे। भाई उसमें जब इतना लूट मार हो रहा है, आप व्यवस्थाएं नहीं संभालेंगे, नहीं करेंगे, तो अलग अलग संस्थाएं बंटने लगेगी। भाई एक अगर मान लीजिए एक समाज है, अगर एक समाज है मान लीजिए, अगर एक समाज है मान लीजिए, अगर इसमें आप एक गुट मतलब एक समूह बनाकर आप हैं, समूह बनाकर अगर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे को अलग होंगे भाई, कहेंगे आप नहीं कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। इसी बीच में कौन कौन दो आए, ईरानी और तुरानी, दो गुट में बढ़ गए इनकी, समझिए, ईरानी और ईरानी और तुरानी में ये बढ़ गए, ठीक है। ये अपनी अपनी संस्था अपना अपना सब कुछ बनाने लगे। आइए अब हम समझेंगे नए राज्यों का उदय। अब नए राज्यों का उदय कैसे हुआ, इसको हम समझते हैं। हाँ, नए राज्यों का उदय होने का मतलब ये होता है, मुगल काल जब इसका पतन होने लगा, तो सूबेदार और के बाद कृषक, बड़े बड़े किसान, जो बड़े बड़े लोग मतलब हुआ करते थे उस समय, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पद हुआ करते थे, उस क्षेत्रों में रहकर ये अपने आप को कह सकते हैं कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। तब ये नए नए क्षेत्रों का मतलब विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में 3 राज्य विकसित हुए थे, समझिए, 18वीं शताब्दी में 3 राज्य जो अलग अलग विकसित हुए, वह मुगल काल के ही थे। मगर ये यहाँ के धीरे धीरे राजा जो थे, ये धीरे धीरे अपने सर को उठाना चालू कर दिए, मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। इसमें कौन कौन थे, उनमें कौन था, पहला कौन था, पहला ये था अवध, अवध, बंगाल, बंगाल था, सॉरी एक मिनट, बंगाल था, तीसरा क्या था, हैदराबाद, हैदराबाद था, ठीक है। ये 3 राज्य जो थे, ये मतलब एक नए राज्यों में एक प्रकार से अपने आप को गठित करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। मगर इनका यह काम था कि यह जो थे, यह अपने राजा मतलब कह सकते हैं मुगल काल से अपनी ताल्लुकात भी बनाए रखे थे, कोई बगावत नहीं करते थे। मगर ये जब जब समय मिलता था, ये अपने सर को उठाते थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करते थे, ठीक है। ये 3 राज्य के लोग, ठीक है। और ये अवध, बंगाल, ये जो लोग रहते थे, इसमें राजपूत, सिख, मराठा, ये सभी क्षेत्रों के लोग इस शासनकाल व्यवस्थाएं में कुछ लोग रहते थे, ठीक है। ये मतलब सम्मिलित हुआ करता था, ठीक। और अब हम समझते हैं इसमें क्या था कि मुगल पुराने क्या कहते हैं, इसमें क्या है, पुराने मुगल प्रांत के बारे, मान लीजिए पहले थे कौन थे, अवध, और दूसरा क्या था, दूसरा थे बंगाल, थे, तीसरा क्या था, तीसरा था हैदराबाद, ठीक है। ये 3 राज्य ऐसे थे जो पहले थे, शासक अलग अलग थे, ठीक है। जैसे शहादत अली खान, आसफ जाह, शहादत अली खान, ये अवध के कौन थे, शहादत खान थे, और शहादत खान थे। उसके बाद यहाँ के थे कौन थे, बंगाल के थे, थे हमारे ख्याल से मुर्शिद कुली खान थे, ठीक है। मुर्शिद कुली खान,
मुर्शिद कुली खान, ठीक है। और ये यही थे हैदराबाद के, कौन थे, हैदराबाद के आसफ जहाँ थे, ठीक है, आसफ जहाँ थे, यहाँ के नवाब थे आसफ जहाँ, ठीक। आसफ जहाँ मतलब कह सकते हैं अवध के शासक कौन थे, वो थे शहादत अली खान थे, शहादत खान थे, ठीक। और दूसरा बंगाल के थे मुर्शिद कुली खान थे, और तीसरा हैदराबाद के कौन थे, हैदराबाद के आसफ जहाँ थे, आसफ जहाँ थे, ठीक। अब समझ में आया आपको। ये यही हम समझते हैं, इनका जो एक प्रकार से एक पद होता था, ठीक है, एक पद होता था। ये लोग को जैसे कि अवध के नवाब को एक पद मिलता, जाट जिसे कहा जाता था। हम देखते हैं जात जो होता है एक प्रकार से पद होता था कि क्रमांक गिनने के, जैसे कह सकते हैं एक छोटा पद बड़ा पद, इसका कितना था, 6000 था, ठीक है। इसका कितना था, 6000 जातों की संख्या थी, ठीक। और वही मुर्शिद कुली खान के कितना था, ये थे 7000 था, 7000, यहाँ के 7000 जात थे। और यहाँ की आसफ जात जो थे, आसफ जात जो थे, इनका क्या था, इनका भी 7 था। मतलब कह सकते हैं इनका यह मतलब हो जाता है 7000 6000 ये जातों की संख्या। मतलब कह सकते हैं कि जब मुगल काल में इनका जो पद था ये काफी उच्च माना जाता था। 7000 में कौन था, आसफ जाह थे, उसके बाद मुर्शिद कुली खान थे, ठीक है। ये मुर्शिद कुली खान जो बंगाल के नवाब थे, ठीक है। ये अपने आप कभी कभी ये ऐसा होता था, ये राज्य बने थे, मगर कह सकते हैं कि मुगल काल में, जब ये मुगल काल में अपनी सत्ता को जब ये स्थापित करने लगी, तो ये जब मुगल काल बिखरने लगा, जब टूट के बिखरने लगा, तो इसमें क्या था कि यहाँ के लोग, काफ़ी लोग अपने आप को समझते थे, जैसे कि मुर्शिद कुली खान जो थे, ये अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करने लगे, ठीक है। थोड़ा सा माइक दिक्कत हो गया था लगाने, खराब हो गया, स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, खराब हो गया माइक। देखते हैं, हम इतना आपको समझ में आया होगा, हम आप थोड़ा आवाज़ तेज करके बोलेंगे, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा मुर्शिद कुली खान, और के बाद आसफ जाह के बारे में। और ये जो अवध था, यह अवध का क्षेत्र काफी उपजाऊ माना जाता था, ये क्योंकि यह जहाँ था यह गंगा के क्षेत्रों में था, ठीक है। एक मिनट, अवध जो था गंगा यमुना के क्षेत्रों में ये काफी फैला हुआ था, ये यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। तो यह क्षेत्र ये था, ठीक है। ये जो अवध जो था, इसका व्यापार का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से होने लगा था, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम आपको बताए थे कि यहाँ के जो पश्चिम बंगाल का कल्चर जो है ये फैलते चला गया, जैसे बिहार से इसका वो चला गया, मतलब कहते हैं संस्कृत वहाँ जाके लोग बोलने लगे, तो जो संस्कृत काफी प्रचुरता में मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो दिया हुआ है गंगा के क्षेत्रों में ये फैला हुआ था, और यह अवध से और बंगाल के बीच काफी व्यापार का कई संबंध चलता था। इसे क्या कहा जाता था, उत्तर का एक व्यापार का केंद्र माना जाता था, उत्तर क्षेत्रों का व्यापार का केंद्र माना जाता था, ठीक, ये क्षेत्रों को, ठीक है।